नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया को दी गई जो हाल ही की ताजा सुर्खियां हैं, उनके रुझान जानने के लिए, क्योंकि दुनिया से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। दुनिया में प्रतिक्रिया में चीन की प्रतिक्रिया इस समय सबका मन मोह रही है, क्योंकि चीन ने खुलेआम आकर कह दिया है कि सुनो ट्रंप, ऐसे छीछा लीदर करने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत है तो आ जाओ, सीधा लड़ाई लड़ लेते हैं। दुनिया के नेताओं को चीन में अब एक उम्मीद नजर आ रही है कि कोई तो ऐसा हुआ जो वाकई में आकर सामने आकर बोला ट्रंप से कि हिम्मत है तो अब चलो युद्ध ही लड़ लेते हैं, ये व्यापारिक युद्ध छोड़ो, आकर के खेला खेल लेते हैं। आज के सेशन में चीन के साथ अमेरिका का जो भी संभावित कारण है वो जानेंगे, और ये जानेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से दुनिया इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाली है। साथियों, आज हम आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाकये साझा करने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने फिलहाल अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह स्थापित करने की प्लानिंग की है। अमेरिका चाइना का क्या हो सकता है, सारी बातें आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग का आमना सामना। मैंने आज सुबह ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था जिसमें आपको ट्रंप की घोषणा के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने कहा था संसद के अंदर संबोधन करेंगे, दुनिया वालों टेबल पर आना और सुन लेना कि हम क्या घोषणा कर रहे हैं। इन्होंने बाकायदा घोषणा की और इस पर हमने प्रॉपर सेशन किया। इस सेशन के अंदर चाइना को लेकर भी कुछ था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 10% टैरिफ लगाए हुए थे, बढ़ाकर 10% और कर दिए। ऐसे में 20% टैरिफ चाइना पर ऑलरेडी लग चुके हैं। 2 तारीख से चाइना पर रेसिप्रोकल टैक्स अलाउ हो जाएगा, लेकिन 2 अप्रैल से पहले ही चाइना पर 20% टैरिफ लागू हो चुका है। ऐसे में चाइना की एम्बेसी जो अमेरिका में ही है, उसने खुलेआम एक ट्वीट लिखा जिसने सारे की सारे दुनिया के लोगों को एक हिम्मत दे दी कि ट्रंप का सामना करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा भाई। इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, बी इट ए टैरिफ वॉर, a trade war or any other type of war, we are ready to fight till the end। साथियों, ये एक अपने आप में वो नोशन है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ट्रेड वॉर करना है, व्यापारिक युद्ध लड़ना है, लड़ लो। लेकिन अगर आपको लगता है कैसा भी युद्ध लड़ना है तो हम तैयार हैं, आ जाओ, अब 2-2 हाथ कर लिया जाए। देखो, चाइना को बहुत दिनों से अमेरिका उकसा रहा था। ट्रंप के अंदर का ये जो भाव है कि हम साहब बहुत तेजू बन गए हैं, इनको इन्होंने लपेटना शुरू कर दिया। असल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से हमें चाइना के अंदर बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से बात लिखकर कही गई कि देखिए, चाइना को बार बार ये कह करके उंगली करना कि ये फेंटेनिल कंट्रोल नहीं कर रहे, चाइना वाले फेंटेनिल बना के भेजते हैं जिससे 70,000 अमेरिकी रोज मरते हैं, सालाना मरते हैं, तो इसको तो धोना बंद करो। अगर आपको लगता है तो इस पर बैठकर टेबल टॉक कर लो ना। आपको फेंटेनिल से दिक्कत है, आओ बैठ के टेबल पर बात करते हैं। हम बनाते हैं क्योंकि खाते हो, हम भेजते हैं क्योंकि लोग पहुंचा देते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि टेबल टॉक हो तो आओ बात कर लेते हैं। फेंटेनिल का इशू बना करके हम पर ये वॉर थोपना, ट्रेड वॉर थोपना कि 20% टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, बोले ये सब चीजें हटाओ। बाकायदा इनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बात कर दी, जो चाइना अब तक इस तरह की बातें नहीं करता था। साथियों, दुनिया से उम्मीदें की जा रही हैं कि कोई तो प्रतिक्रिया आएगी। आज भारत का जब नाम लिया गया तो भारत से भी अपेक्षा थी कि भारत की तरफ से भी विदेश मंत्रालय की कोई टिप्पणी आएगी। अपेक्षा थी कि यूरोपियन यूनियन से कोई टिप्पणी आएगी, ब्राजील से कोई टिप्पणी आएगी, जिन जिन का नाम लिखा था। लेकिन उन सब का लीडर बनकर चाइना निकला और उस चाइना ने अपनी तरफ से साफ साफ कहा कि देखो भाई, हम तैयार हैं। और ये तैयार होने के पीछे का बड़ा रीजन है। मैं जल्दी ही एक सेशन इस बात का करने जा रहा हूं कि भारत और चीन जब साथ आजाद हुए थे तो फिर कैसे चाइना आज भारत से लगभग 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मैं आपको वो कारण गिनाने जा रहा हूं कि चाइना ने कैसे, मैं जल्दी एक सेशन तैयार कर रहा हूं, हो सकता है इस हफ्ते के एंड तक बकायदा प्रॉपर रिसर्च के साथ आप तक प्रेजेंट कर दूं। चाइना की ये स्ट्रेटजी निकल कर आई कि हम लोग तैयार हैं। देखो क्या है ना, चाइना की तरक्की से अमेरिका पहले से, चाहे बाइडेन का समय हो या बाइडेन से पहले ट्रंप का समय रहा हो या अब ट्रंप का रहा हो, ये चाइना को बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं हो रहा है। क्योंकि चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ देख करके वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब मानते हैं कि 2030 तक चाइना अमेरिका को सरपास करके आगे निकल जाएगा। ऐसे में ये जो डर है ना कि कहीं अमेरिका को पीछे ना पछाड़ दे, इसके चक्कर में ये लोग इस पर खूब सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे। अमेरिका में जब पहले ये वाले बाइडेन बाबा बैठे थे, तब भी इन्होंने नैन्सी पेलोसी वाला कांड किया था, जिस पर हमने प्रॉपर सेशन किया था कि ताइवान को उकसा करके कि नैन्सी पेलोसी का जहाज उतारेंगे। चाइना वालों ने कहा कि हम हवा में उड़ा देंगे। खूब ज्यादा हीटेड मामला हो गया था। चाइना लेकिन पीछे सरक गया था। हमने इस पर प्रॉपर सेशन किया था आपके सामने। बाइडेन ने अपने काल में जितना करना था शी जिनपिंग के साथ, खूब ज्यादा रस्साकसी करी थी। और तो और इन लोगों ने बकायदा चाइना को भेजी जाने वाली जो चिप्स थी ना, माइक्रो चिप्स, जिनकी वजह से ये सोचते हैं कि एआई जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं, वो चीजें बकायदा चाइना को भेजने से रोक दी थी। तमाम प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए थे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा दी थी। तमाम चीजें जो इन्होंने की थी वो सुर्खियां बनकर आई थी। एक मिनट,
तो इन्होंने खूब सारे तरीके से चाइना को पछाड़ने का प्रयास किया था कि भाई हम चाइना को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अब जब चुनाव जीतकर ट्रंप आए तो इनको लगा कि बाइडेन जो नहीं बिगाड़ पाए अब मैं बिगाड़ूंगा। ऐसे में ट्रंप ने आते ही इन पर पहले दिन ही टैरिफ की चर्चाएं करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि ट्रंप ने ताजा अभी जब चुनाव जीते हैं उस दिन से ही घोषणा करना शुरू कर दिया था कि कनाडा, मैक्सिको और चाइना, इन पर मैं टैरिफ ला दूंगा। कनाडा और मैक्सिको पर 25% और 10% चाइना पर। शी जिनपिंग को बाकायदा इनवाइट किया गया कि देखो भाई टैरिफ तो लाद रहा हूं, लेकिन देखने तो आओ कि मेरी ताजपोशी कैसे होती है। शी जिनपिंग को इनवाइट किया गया खुद के इनॉग्रल सेशन के अंदर कि 20 जनवरी को जब मैं सत्ता संभालूंगा आना। शी जिनपिंग ने कहा मैं नहीं आऊंगा। बाकायदा इन्होंने फोन पर बात की शी जिनपिंग से कि देख लो आ जाओ, नहीं तो मैं 10% टैरिफ और लगा दूंगा। ये भाई साहब नहीं आए, टैरिफ तक झेल लिए, लेकिन इनके शपथ ग्रहण समारोह में शी जिनपिंग नहीं पहुंचे। 1 फरवरी से चाइना के ऊपर 10% टैरिफ अमेरिका ने चिपका दिया। अमेरिका ने जैसे ही चिपकाया, चाइना वालों ने अपना पहला हथियार निकाल के फेंका कि लो बेटा, तुम जितना नुकसान पहुंचाओगे हम 1 मिनट में तुम्हारा तबाह कर देंगे। अमेरिका वाले अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत तेज बन रहे थे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में चैट जीपीटी एंड ऑल जो हाल ही में रिसर्च करके निकाली, दुनिया को एआई का सपना दिखाना शुरू किया। चाइना वालों ने बिना अमेरिका की चिप्स के, बिना माइक्रो चिप्स के, सेमीकंडक्टर चिप्स के, खुद से अपनी चिपों का यूज करते हुए एक नया एआई का वर्जन डीप सीक निकाल दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालात ये हुए कि तुरंत तत्काल प्रभाव से अमेरिकी स्टॉक धाड़ से नीचे आ गया कि ये तो इन्होंने बिना सहयोग के ही इतना बड़ा एआई बना के खड़ा कर दिया। डीप सीक रेटिंग के अंदर टॉप पर चला गया। अमेरिका घबरा गया कि ये तो हम इतना करोड़ों खर्च कर रहे हैं, ये बिना सहयोग के कैसे बना लेगा। देखो अमेरिका टेक्नोलॉजी में भी अब चाइना से पिछड़ना शुरू हो चुका है। जहां 5th जनरेशन फाइटर जेट वो अमेरिका भारत को बेचने का प्रयास कर रहा है, वो 5th से भी ऊपर की जनरेशन तैयार करने निकल पड़ा है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे जा रहा है। ऐसे में उसने इंडिपेंडेंट लेवल से अपना स्पेस सेंटर बनाना हो, या फिर मार्स मिशन की प्लानिंग करना हो, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हो, या फिर रोबोट के केस में काम करना हो, एआई के सेक्टर में काम करना हो, डिफेंस के सेक्टर में काम करना हो, चाइना हर सेक्टर में बहुत तेजी से आगे निकलता जा रहा है। अमेरिका को जो ये सीधा डीप सीक का टक्कर दिया, अमेरिका हिल गया कि यार ये क्या हो गया। चाइना ने कहा कि ट्रंप आप हमें टैरिफ से मत डराओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है फेंटेनिल, कि तुम्हारे लोग खा के मरते हैं, हम तो पैदा करते हैं। ऐसे में अमेरिका के 75,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार कनाडा को, मैक्सिको को, चाइना को बनाने से बेहतर है अपने देश को सुरक्षित करो। खैर कोई बात नहीं, ट्रंप भाई तब भी नहीं माने, 10% टैरिफ इनके ऊपर लगा दिया। चाइना ने कहा कि अगर तुम हम पर टैरिफ लगा रहे हो तो चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे सामान पर टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने इन पर टैरिफ थोपा। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका 3 बड़े देशों के साथ व्यापार करता है, मैक्सिको, चाइना एंड कनाडा। अच्छा, आपको दिमाग में कई बार ये थॉट आया होगा कि ये अमेरिका के अंदर ट्रंप को ही क्यों समझ में आया? क्या इससे पहले किसी को ये समझ नहीं आया था क्या कि अमेरिका कितना ज्यादा व्यापारिक घाटे में है? अचानक ट्रंप को ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति मिल गई जिससे ये दिखने लगा कि देखो मैक्सिको इनसे इतना पैसा कमाता है, चीन इतना कमाता है, कनाडा इतना कमाता है। क्योंकि देखो चाइना से अमेरिका जब व्यापार करता है ना, तो अमेरिका को हर साल 24 लाख करोड़ का घाटा होता है चीन से व्यापार करके। कनाडा से व्यापार करके भी लगभग $30 बिलियन का, $60 बिलियन के आसपास मैक्सिको से। इतना जब नुकसान होता है तो ट्रंप को ही ये बात क्यों पता चली? देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, आज भारत भी जब चीन से व्यापार करता है तो भारत को भी चीन से व्यापार करके घाटा होता है। लेकिन भारत अगर कल को यह कहे कि चीन से हम व्यापार नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ जाता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हम चीन से सामान मंगा करके तो उससे हम धंधा बिल्ड करते हैं, कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन हम निकाल ले जाते हैं। आज इंडिया का जेनेरिक एक उदाहरण दे रहा हूं सो दैट आप इस बात को इसलिए समझ पाएं कि इसके दिमाग में ये जो कीड़ा आया है ये कितना गलत कीड़ा है। क्योंकि इससे पहले वाले जो लोग रहे वो बेवकूफ तो नहीं थे, उन्हें भी किसी ने तो सेलेक्ट किया ही होगा, किसी ने इलेक्ट किया होगा, पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। अब क्या है ना कि चाइना ने इस तरह से भारत के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें एपीआई कहते हैं, उनका एक्सपोर्ट कर रखा है। आज भारत की जितनी भी मेडिसिन इंडस्ट्री है, आप बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लो, आज हम जेनेरिक के सेक्टर में, जेनेरिक के सेक्टर में मतलब दवाओं का सस्ता रूप निकालने के लिए वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं। दुनिया में दुनिया की सबसे सस्ती दवाइयां पैदा करने वाला भारत है। लेकिन भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं मंगाता है, बनाता है, वो चाइना से इंपोर्ट करता है। हम चाइना से सस्ता माल इंपोर्ट करते हैं, कैप्सूल फॉर्मुलेशन करते हैं, दवाओं का निर्माण करते हैं और यहां से पैक करके आगे भेज देते हैं। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से मंगाते हैं तो उससे हम अपने देश के अंदर स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों को चलने देते हैं, बनाते हैं। मतलब हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी इकोनॉमी को बड़ा किया है। अमेरिका भी इसी तरह से चल रहा था। अमेरिका ने भी यही देख रखा था कि मैं सस्ता माल मंगाऊंगा इन लोगों से, क्योंकि ये सर्विस के साथ, अब वही वाली बात है कि मुझे मेरे ही खेत के टमाटर खाने जरूरी नहीं है ना, मैं अपना समय किसी अच्छे काम में लगाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कैलकुलेटर खरीद लेता हूं ना, बजाय इस चीज के कि मैं ही ये सारे काम करूं या अकाउंटेंट रख लेता हूं। अब तक थॉटफुल लोग ऐसे ही काम करते थे कि हाँ भाई पैसा है तो इसको और विकास में लगा, और यही कारण है कि अमेरिका ने सर्विस सेक्टर में बूम मचाया। आज गूगल या फिर अमेजन जैसी जो बड़ी कंपनियां बनी या फिर एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां बनी, वो उस थॉट प्रोसेस से बनी कि
हमें और बड़ा वैल्यू पे काम करना है, छोटे काम छोड़ के, छोटे काम छोटे लोगों से करा के चलते रहो। इसीलिए इन्होंने सस्ती लेबर के चलते मैक्सिको पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई कि तू माल बना के भेजता रहे, तो हमारा हेडेक हट गया, ये सब काम तू कर, हम नहीं करेंगे। ट्रंप को लगता है कि अमेरिकियों को ये दिखाओ कि देखो मैंने ये धंधा भी अपने देश में ले। ये केवल इफेक्ट अभी बिना देखे वाले डायलॉग्स हैं। खैर, चाइना के साथ भी ये यही करना चाहता है कि अब तुम्हारे ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा ताकि तुम्हारा माल चाइना में ना आए। रातों रात कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती, लेकिन अमेरिकियों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने क्या हाल मचा दिया दुनिया। खैर कोई नहीं, उस पर प्रतिक्रियाएं साल भर आती रहेंगी। फिलहाल के लिए चाइना के साथ इसने ये खेला खेलना शुरू किया। चाइना ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये पूरी तरह डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इस बात को उठाकर WTO ले जाएंगे। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, वो तो WTO से भी बाहर निकल के आ जाएगा। ट्रंप ने और 10% टैरिफ थोप दिए। इन्होंने कहा कि साहब मैं 4 मार्च के दिन 20% चाइना पर टैरिफ लगा रहा हूं। चाइना ने कहा ठीक है लगा दो टैरिफ, हम झेल लेंगे। चाइना इस बात से इतना बौखला गया, तुम अभी तो 10% लगाए, अब 20 कर दिए, और 2 अप्रैल से जब इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा उस समय और तुम टैक्स लगा दोगे। तो कितना टैक्स लगाओगे भाई? तो ऐसे में ये आकर के खिन्नता में बोले कि तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेड वॉर करके हमसे संघर्ष करना चाहते हो, संघर्ष ही कर लो, आ जाओ बैठकर मुकाबला कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें असल में हमें छोड़ना है पीछे। तुम्हारे अंदर ये टेंशन है ना, तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम डरते नहीं हैं, हम पर धौंस जमाना काम नहीं करेगा। दबाव, जबरदस्ती या धमकी देने से चीन निपटने का तरीका जानता है। अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो हम पूरी तरह से काम करेंगे। चीन ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका की जो कंपनियां चीन में काम कर रही थी उनके ऊपर टैरिफ लाद दिए, उसी अनुपात में लाद दिए जिसमें चाइना कर रहा था। अब देखो, चाइना ने यूएस की जो लॉकहेड मार्टिन कंपनी है जो फाइटर जेट्स वगैरह के लिए आप सुनते आए हैं, उस समेत 9 कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई तुम हमारे देश में काम नहीं करोगे। चाइना ने पूरी तरह से जो ये इल्यूमिना जीन सीक्वेंस करके कंपनी है इस पर बैन लगा दिया। चाइना ने यूएस की जो बायोटेक कंपनीज हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। साथ ही साथ में ये जो सोयाबीन इंपोर्ट है जो अमेरिका से होता था उसको रोक दिया कि नहीं चाहिए, अमेरिका की कोई चीज हमको नहीं चाहिए। अगर तुम ट्रेड वॉर खेलना चाहते हो तो हम तुम्हारे सामान पर भी ट्रेड वॉर करेंगे। असल में चाइना हो या भारत, दोनों को चिंता किस बात की है? बात इधर से समझो। देखो, भारत और चाइना दोनों ही जब अमेरिकी सामान हमारे यहाँ आता है उस पर लगाते हैं भर भर के टैक्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका 7.1 है, हमारा 9.4 है। हम चूंकि सस्ता माल बनाकर देते हैं, आप ऐसे समझिए, आज अमेरिका के अंदर हो सकता है $1 में पानी की बोतल ना मिले, लेकिन भारत के अंदर $1 में 4 बोतल पानी की खरीद सकते हो आप। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन सस्ता है, लेबर सस्ती है। लेकिन अब तुम ये कहते हो कि नहीं, इंडिया वालों को भी सेम चीजें वसूलनी होंगी, तो हम तुम्हारे साथ भी वैसा बर्ताव करेंगे। कर लो, तुम्हारे देश के जो हालात बाद में बिगड़ेंगे उसकी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं वो भारत और चीन ही है, लेकिन भारत अभी तक कुछ प्रतिक्रिया दे नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है करना क्या है। चाइना वाले प्रतिक्रिया अपनी दे दिए हैं। चाइना वालों ने कहा कि जो हम सामान मंगाते हैं या तुमको जो एक्सपोर्ट करते हैं, बराबरी का मुकाबला है, कर लेंगे साहब। ठीक है साहब, ये सारी कहानी निकल कर आ गई। WTO कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका WTO से भी बाहर भाग जाएगा। मैं आपको एक लाइन जो शुरुआत में कहने वाला था वो ये थी कि सब 90 साल पहले जो रूजवेल्ट थे उन्होंने इस बात को जब समझा कि अमेरिका को अगर ग्रो करना है तो उसे अपने यहां पर टैरिफ हटाने पड़ेंगे, यानी कि 90 साल पहले जो काम रूजवेल्ट करके गए थे, ट्रंप उसको असल में पलट रहे हैं। वो ये मानते हैं कि टैरिफ लगा दो, दुनिया तड़प जाएगी। कोई बात नहीं भाई, तुम दुनिया के अंदर 30 करोड़ की आबादी लेकर बैठे हो, दुनिया बहुत बड़ी आबादी के रूप में चलती है, बड़े बाजार हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया समझो। आज जो अमेरिका कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया में हो सकता है कि चाइना के पक्ष में पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो जाए। जैसे आपने हाल ही के दौर में देखा होगा कि ये यूरोपियन यूनियन के देशों को भी धमका रहा है, तो नाटो के मेंबर्स को भी धमकाने लग रहा है कि मैं तुम्हारा नाटो छोड़ के निकल जाऊंगा, यूरोपियन यूनियन वालों तुम्हारे यहां से मैं ग्रीनलैंड छीन लूंगा। तो असल मायने में आप ऑटोमेटिक इतने सारे लोगों को चाइना की गोद में दे रहे हो। जो आज तक तुम्हारे विश्वस्त थे अब वो चाइना की तरफ चले जाएंगे। दुनिया में कोई ना कोई तो राज करेगा, चाइना उस तरफ से उनको एक अच्छा ऑप्शन बनकर मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इसी से मैंने इतिहास का आपको एक रेफरेंस साझा करना है। मैं आपको भारत के इतिहास से जुड़ी एक घटना याद दिलाता हूं। भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल आए थे, नाम था उनका वेलेस्ली। वेलेस्ली करते क्या थे कि उन्होंने भारत आकर के डुप्लेसी, जो कि फ्रांसीसी एक थे, मतलब कैप्टन टाइप के समझ लो, वायसराय टाइप फ्रांसीसी लीडर थे इंडिया में। डुप्लेसी की एक नीति हुआ करती थी, वो ये कहा करते थे कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। तो डुप्लेसी की नीति अपनाते हुए वेलेस्ली ने क्या किया कि भारत की बहुत सारी रियासतों को कहिए या फिर साम्राज्य को कहिए, उनको ये समझाया कि देखो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत ही डेकोरेटेड सेना है, तुम लोग अपने यहाँ की सेना रखना बंद करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने यूरोप के देशों से कहा कि नाटो में शामिल हो जाओ, मैं तुम सबकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। ऐसे गारंटी लेकर के पहले सहायक संधि में वेलेस्ली ने सबको अपने अधीन कर लिया था। फिर बाद में, जैसे मतलब ये 1798 के आसपास की घटना है, बाद में 1856 के आसपास आए डलहौजी। डलहौजी ने वायसराय वेलेस्ली के समय पर जो भारत की घटना हुई थी, रियासतों को अपने ऊपर निर्भर करवा देने की,
डलहौजी ने आकर के उसी काम को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से यह कह दिया कि जिनके अब बच्चे नहीं हैं वो सारी संपत्ति ब्रिटिशर्स की होगी। यानी जिनके खुद के पुत्र पुत्री नहीं है, इतिहास की घटना है भारत की, तो जिनके खुद के पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्रों को सत्ता स्थानांतरित नहीं होगी, सारा अब ब्रिटिशर्स का एम्पायर होगा। एग्जैक्टली ट्रंप वैसे ही कर रहे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो बनता है। नाटो के अंदर सबको इसलिए लाया जाता है कि मैं तुम्हारी यूएसएसआर से रक्षा करूंगा। आज क्या हो रहा है, आज डलहौजी की तरह ट्रंप आए हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि मैं तो खुद ही यूएसएसआर यानी कि रशिया से मिल लिया, अब तुम्हारी सुरक्षा की मेरी कोई गारंटी नहीं है, अब तुम्हारी जगह मेरी होगी। ऐसा करके बेचारे ग्रीनलैंड को वो हथियाने निकल पड़ा है। आज बोल ही दिया कि ग्रीनलैंड को या तो इस तरीके से या उस तरीके से ले ही लेंगे हम। तो एक प्रकार से वैसी की वैसी मानसिकता इस समय ट्रंप दिखा रहे हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया लॉन्ग रन में जो भी हो, लेकिन पहले किसी को अपने ऊपर निर्भर करना और निर्भर करवा के उसके साथ इतनी बड़ी इंसल्ट कर देना, ये ब्रिटिशर्स की पुरानी परंपरा रही है। और अमेरिका जो है ना, वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स से ही मिलकर बना है। बड़े सारे ब्रिटिशर्स ही अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। खुद ये भी कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर, जर्मनी से शायद माइग्रेट होकर के ट्रंप वहां गए थे। तो ये मतलब यूरोपियंस की थॉट प्रोसेस ही ऐसी होती है जो अब अमेरिका में आप देख रहे हो। खैर, ये मैंने इतिहास का रेफरेंस इसलिए दिया कि ये कुछ नया नहीं हो रहा है, दुनिया में पहला ऐसे हो चुका है। अब प्रतिक्रिया स्वरूप क्या क्या हो सकता है, तो देखो, आपने ये चीजें जो मैंने अभी बोली वेलेस्ली वाली, इसको ऑब्जर्व भी किया हो। इन्होंने पहले मैक्रोन का ऐसे ही मजाक बनाया, पूरी तरह से इन्होंने इसी तरह से कीर स्टारमर जो यूके के पीएम है उनका मजाक बनाया, ये कहते हुए कि रशिया से लड़ लोगे क्या हमारे बिना। तो ये बेचारे कुछ नहीं बोल पाए। जब नहीं बोल पाए तो क्या हुआ, लंदन समिट जो 2 मार्च को हुई जेलेंस्की के समर्थन में, वहां सब जाके जेलेंस्की को ही समझाए कि तू जा और अमेरिका के सामने झुक करके कह दे, महाराज मुझे कबूल है, आपके साथ मिनरल डील में करने को तैयार हूं। जेलेंस्की पूरी तरह सरेंडर कर दिए कि सर मैं तैयार हूं, आपको जो डील करानी है करा लो। दुनिया में इस समय बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से ही नव उपनिवेशवाद पीछे हट गया, उपनिवेशवाद वापस से आ रहा है, साम्राज्यवाद वापस से आ रहा है। और अमेरिका पनामा को कंट्रोल कर रहा है, ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर रहा है, जमीन पर अधिकार कर रहा है, यूक्रेन की जमीनें ले लेगा। मतलब आप ये समझो कि अपन इतिहास में जिस चीज को पढ़ते आए थे, अब लाइव होते देखोगे कि ये हिस्सा भी अमेरिका कहलाएगा, ये हिस्सा भी अमेरिका कहलाएगा, यूक्रेन भी अमेरिका ही कहलाएगा। यूरोप के कोई भी देश अगर उसको लगेंगे कि काम के हैं तो वो भी उनको अमेरिका नाम दे देगा। और इसी काम के लिए उसने रशिया को पूरी तरह से खुली छूट देकर के कि तू भी तेरा काम कर ले, तू यूक्रेन के ऊपर जितना हिस्सा चाहिए तू ले ले, उधर की तरफ से लातवा लिथुआनिया और ये जितने भी हिस्सा में मालदोवा वगैरह जो लेने वो ले ला ले, दोनों भाई कंट्रोल करेंगे। जैसे पहले फ्रांसीसियों ने और ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखा था, ऐसे दुनिया में आगे का मामला फंसने वाला है। खैर, फिलहाल के लिए यूरोपियन यूनियंस को जो सबसे बड़ी उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है वो इनसे ही है, क्योंकि इनसे पहले भी इन्होंने अपनी उम्मीदें जाहिर की थी। पहले अमेरिका के डर के कारण ये कुछ बोलते नहीं थे, चाहे ओलाफ स्कॉल्ज 2022 में गए हों या फिर 2024 में मैक्रोन गए हों, अमेरिका के चलते ये लोग बताते नहीं थे, लेकिन मन में तो था कि चीन ही हमको किनारा देगा। अभी ताजा ताजा घटना क्या घटी है जिससे आप एक नई गणित देख सकते हो, और वो क्या है, जर्मनी के अंदर जो नए वो साइंस चांसलर बन के आए हैं मर्ज नाम से, उन्होंने साफ साफ, ये ताजा घटना बता रहा हूं मैं आप लोगों को, न्यूज की डेट तो मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ अभी की ही है, जर्मनी के अंदर नए चांसलर बने। इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग ट्रंप के अमेरिका से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में नाटो मरने वाला है। ये तो सबको दिख ही गया है, मतलब यूरोप भी अब समझ गया है। तो मैं आज के सेशन से आपको क्या कंक्लूजन देता जा रहा हूं कि चाइना जिस तरह से लड़ने की बात कर रहा है, वो असल मायने में अब यूरोपियन देश जो हैं, जिन्हें ट्रंप अपने से दूर भगा रहे हैं, उन्हें ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के खिलाफ जो लोग हैं वो सब लोग, चाहे आप कनाडा क्यों ना हो, चाहे मैक्सिको क्यों ना हो, ये जितने भी देश हैं जिन्हें ट्रंप ने इस तरह से छिटका के दूर भगा दिया दूध में से मक्खी की तरह, बिल्कुल इन लोगों को चाइना अपना मार्केट समझ करके, अमेरिका में अगर वो ट्रेड नहीं भी कर पाया तो इन देशों के साथ ट्रेड करके चाइना स्पेस ले गया। भारत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था कि अगर अमेरिका ने किन देशों पर टैरिफ लगाए हैं, उनका जो अमेरिका से नुकसान हो रहा है, भारत को उसे फुलफिल करने का स्थान तलाशना चाहिए था। हमारी इस समय जो बड़ी कूटनीति निकल कर आनी चाहिए थी कि जितने भी लोग जो इस समय पीड़ित लोग हैं, इन सब के साथ, जैसे पहले कभी हमने नाम बनाया था, नॉन अलायंस मूवमेंट क्रिएट किया था, आज भी हम लोगों को इसको एज एन अपॉर्चुनिटी तलाशना चाहिए। लेकिन मुसीबत क्या है, हम डरते इस बात से भी तो हैं कि अमेरिका पता नहीं हमारे देश में कितनी अशांति पैदा कर देगा, क्योंकि अमेरिका तो हर तरह से साम दाम दंड भेद जानता है। तो भाई ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी के अंदर अमेरिकी इंटरफेरेंस को देखते हुए भी हो सकता है सरकारें केवल वेट एंड वॉच ही कर रही हो कि ठीक है भाई तू एक बार कर ले, फिर बाद में निपट लेंगे। खैर, इन जर्मनी वालों ने तो अपनी बात बोली थी। मैक्रोन ने भी साफ साफ कह दिया है कि यूरोपियंस को अब अपना डिफेंस फंड बनाना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का। ये ताजा खबर 4 मार्च की है कि हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, हमें अमेरिका पर ज्यादा दिन डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, जिसमें आप चाइना को ऐसे लीड करते हुए देख सकते हैं। आवश्यकता है कि हम भी अपना इसमें स्पेस क्रिएट कर लें। ऐसे में एक और घटना जो घटी है जिसमें आप बड़ा ही इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, और वो है सऊदी के अंदर एक बहुत तगड़ा घटना घटी है। वो क्या है, सऊदी का अमेरिका के साथ जो प्यार है वो आपको पता है। सऊदी में चाइना एंट्री मार गया है। सऊदी के अंदर ताजा एंट्री ये हुई है कि शी जिनपिंग जब सऊदी गए थे ना बाइडेन के टाइम पे, तब बकायदा चाइना वालों ने सऊदी से ये कहा था कि देखो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है,
क्योंकि चाइना की भाषा मंदारिन है। हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे देश के अंदर हिंदी कितने राज्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमारी अभी तक एक नेशनल लैंग्वेज डिसाइड नहीं हो पा रही है कि हाँ भाई पूरे देश आधिकारिक रूप से ये स्वीकार करता है। हमारे दक्षिण के राज्य कुछ और कहते हैं, उत्तर के कहीं और चल रहे हैं। चाइना वालों ने स्पष्ट रूप से कहानी सेट कर दी कि देखो भाई बात यह है, मंदारिन है, और सऊदी वालों तुम अपने स्कूलों के अंदर सेकंड लैंग्वेज के अंदर मंदारिन चलवाओ। ताजा अपडेट यह है कि वहां के कई राज्यों ने मंदारिन को सेकंड लैंग्वेज स्वीकार कर लिया है। तो सऊदी के अंदर भी अब चाइना की एंट्री हो रही है। तो चाइना अमेरिकी प्रभुत्व में, या अमेरिका जिन्हें छोड़ता जा रहा है, चाइना उन्हें ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो देखना होगा आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अमेरिका के लिए फिलहाल एक बड़ा चैलेंज जो दिख रहा है वो चाइना ही है, क्योंकि चाइना जिस तरफ से अमेरिका कह रहा है कि हम जबरदस्ती किसी की सुरक्षा पर खर्च क्यों करें, और चाइना ने ताजा अपनी स्पेंडिंग जो है वो डिफेंस के ऊपर बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय इन सारी घटनाओं के सार के रूप में अगर निकाला जाए तो वो यही है कि अमेरिका की ये जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, इनसे खिन्न हुए लोग चाइना को एज ए लीडर स्वीकार भविष्य में कर सकते हैं। भारत को आवश्यकता है कि यहीं पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर तलाशे और अपने आप को दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, पावर हाउस और लाइट हाउस के रूप में रिप्रेजेंट करे कि हम हैं, हम आप लोगों के साथ जुड़कर काम करेंगे। देखना होगा किस तरह से आज भारत के अंदर जितनी भी भारतीय राजनीतिक दल हैं, बजाय एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के, सब यूनाइट होकर के एक साथ कि हम चल करके अब मुकाबला करेंगे अपने आप के अस्तित्व का। क्योंकि सीधा सीधा वो बोल रहा है कि भारत पर भी उतना ही टैरिफ आएगा, नुकसान होगा। भारत इकलौता अमेरिका से ही तो बेनिफिट कमाता था अब तक ट्रेड करके, पैसे ही हम ट्रेड डेफिसिट में रहते थे। तो ऐसे में अब एक देश से ट्रेड से पैसा कमाते थे और वो भी अब टैरिफ वॉर में उतरेगा। तो भारत को मजबूती से यहां आने की जरूरत है। जस्ट लाइक चाइना जिसने खुलकर बोला है कि आ जाओ युद्ध लड़ लेंगे, भारत को आवश्यकता है कि वो भी अपना एक स्टैंड ले और निकलकर सामने आए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी जानकारी साझा करना चाहें कमेंट बॉक्स में करें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट भविष्य के जो अपडेट्स है ना वो मैं आपके साथ समय समय पर साझा कर